हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, ये स्टोर कीपर जो पेपर हुआ है 2025 में, उसका ये सॉल्यूशन है। अब देखिए, यहाँ पर जो यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराता है उसका पैटर्न जो रहता है लगभग सेम रहता है, क्योंकि स्टोर कीपर का जो सिलेबस है ये बाकी और भी एग्ज़ाम्स हमारे जो जूनियर असिस्टेंट का है या अन्य जो भी एग्ज़ाम्स हैं, सारे एग्ज़ाम्स का लगभग सेम रखता है। तो हम इस पैटर्न से आगे की अपनी जो दिशा है उसको निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं इन्होंने, और हम जीएस वाला पोर्शन जो है अभी यहाँ पर हल कर रहे हैं। बाकी सारे पोर्शन भी हम इसमें से हल करके देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि कश्मीर के इतिहास का विवरण देने वाली पुस्तक राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई थी। तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कल्हड़। अब देखिए, जो कल्हड़ है ये लेखक है इसके, और ये कश्मीरी पंडित थे एक, ठीक है, कश्मीर के रहने वाले थे। क्योंकि राजतरंगिणी जो है इसमें से क्या है, इसमें कश्मीर का इतिहास है, और कश्मीर में का जो इतिहास है ये फ्रेंड्स जो हमारा महाभारत काल है, महाभारत काल से लेकर लगभग हमारा 1148-50 इधर तक का लगभग क्या है कि ये इसमें इतिहास जो है संजो के रखा गया है। क्योंकि हमारे जो कल्हड़ हैं, ये कल्हड़ ने जो ये रचना की है, ये रचना दरअसल इन्होंने 1148 से लेके 50 के मध्य लगभग इन्होंने ईसा में ये रचना की है। अब इसमें से जो इतिहास है वो सारी राजाओं की वंशावलियाँ और किस किस तरह से इतिहास घटा हुआ है, इन सारी चीज़ों का इसमें इन्होंने वर्णन जो है काफ़ी ज़्यादा किया है। तो ये इतिहास की एक किताब है जिसमें कश्मीरी इतिहास है, और कश्मीरी इतिहास में हमने जैसे अभी बात की कि भाई महाभारत काल से लेके 11वीं और 12वीं सदी तक का जो इतिहास है इसमें से वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है। तो उत्तरी अंडमान में जो चोटी है वो है सैंडल पीक। देखिए, जो सैंडल पीक चोटी है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक पर्वत चोटी है। और देखिए, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये दरअसल निमज्जित पर्वत है। हमारा जो हिमालय है, तो हिमालय जब ये हमारा पूर्व में जाता है, और पूर्व में जो 7 स्टेट्स है, तो 7 स्टेट्स से घूमते हुए नीचे की ओर चला जाता है। मैं अगर आपको मैप में इस तरह से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं, देखिए कि जैसे ये है अपना, तो ये जो ये वाला क्षेत्र है, तो इधर से हिमालय ऐसे जाता है, फिर ये नीचे को डाउन करता है। तो ये जो यहाँ तक ये जो अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी है, जो कि हमारा म्यांमार और भारत के बीच से होते हुए तो नीचे ये चली जाती है, और यही निमज्जित होकर हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बनाती है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, तो वो पर्वत की चोटियाँ हैं, जहाँ जहाँ पे पर्वत की चोटियाँ ऊपर दिखाई दे गई हैं वहीं पर घास उग गई है, पेड़ पौधे उग गए हैं, और जंतु और जानवर सब रहने लगे। इसके बाद आदिवासी भी वहाँ रहने लगे। और एक चीज़ कभी ये भी पूछी जाती है कि जो जारवा और सेंटिनलीज जो जनजातियां हैं ये रहती हैं कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ये काफ़ी चर्चित भी रहती हैं क्योंकि ये सबसे प्राचीन जनजातियां मानी जाती हैं जो कि अपने भारत में यहाँ पर पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र में देखिए, लोगों का जाना जो है वो प्रतिबंधित भी रहता है, क्योंकि एक बार अभी कुछ ही समय पहले की घटना है, अमेरिकी कोई टूरिस्ट यहाँ घूमने आया था, तो उसकी इन्होंने हत्या कर दी थी। तो सेंटिनलीज और जारवा जनजाति ये न्यूज़ में रहती है, और इसके भी पूछे जाने की संभावना है कि ये किस जगह पे रहती है भारत में, ठीक है। तो जैसे ये अंडमान निकोबार की यहाँ पर चोटी इन्होंने पूछी, ऐसे जनजाति को भी पूछ सकता है। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, और फिर यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया है, और बांग्लादेश में के नाम से जाना जाता है। मतलब ये पूछना चाहता है कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये ऊपरी पठार से निकलती है, और जो कि चाइना में है, जो कि मतलब तिब्बत वाला जो क्षेत्र है तिब्बत, तो तिब्बत से ही ये निकलती है नदी। और फिर इसके बाद ये हमारा जो पर्वत है, हिमालय पर्वत, उससे समांतर रेखा पे इस तरह से ये बहती हुई फिर हमारे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो यहाँ पर जब ये फ्रेंड्स तिब्बत में होती है तब इसको कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। इसके बाद देखिए, जब ये आगे बढ़ती है और यहाँ पर देखिए, जब ये भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग। क्या हो जाता है? दिहांग। तो प्रश्न ये भी अगर कभी पूछे कि भाई जब भारत में ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर ये दिहांग नाम से जानी जाती है, ठीक है, दिहांग नाम से। इसके बाद देखिए फिर क्या है, फिर ये पूछ रहा है कि भाई बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो जब ये बांग्लादेश में यहाँ आके प्रवेश करती है
तब यहाँ पे इसको कहते हैं यमुना। अब देखिए तो ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं, तो देखिए जब ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है तब इसको दिहांग कहते हैं। जब ये आगे यहाँ पर असम वाले क्षेत्र में आ जाती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, तब हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो दिहांग नाम से प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नाम से असम में यहाँ पर बहती है, फिर नीचे जब यहाँ पर ये बांग्लादेश में नीचे बहती है आके तो यहाँ पर इसका नाम जमुना पड़ जाता है। ठीक है, फिर ये हमारी जो गंगा की जो एक धारा ट्रिब्यूटरी आके इसमें मिलती है और ये फिर नीचे जाके समुद्र में डेल्टा बनाते हुए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, उसको डेल्टा को बनाते हुए फिर ये जाके खाड़ी में जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। और देखिए इसकी जो बाकी इर्द गिर्द की जानकारी थी वो देने की कोशिश की गई है ताकि भाई आगे अगर कहीं पूछा जाए तो हम इसको बता सकें। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है, तो इसमें से जो भी विकल्प रहे होंगे तो इनमें से कोई सही नहीं होगा। अब देखिए राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो लोकसभा में नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी हमें सर्विस बनानी है, ऐसी सर्विस डिज़ाइन करनी है कि जो कि पूरे देश में काम करे। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि देखिए जो भाई अभी सिविल सर्विसेज में जैसे IAS है, IAS और IFS है ना, IPS, तो ये ऐसी सर्विस होती हैं कि भाई ये पूरी जो है देश में काम करती हैं। इसी प्रकार से अगर कोई सर्विस हमें बनाना है तो राज्यसभा यदि चाहे तो अपने बहुमत से बना सकती है, तो ये राज्यसभा का एक विशेष अधिकार हो गया। इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे हमारे सारे राज्य हैं तो राज्यों में अगर कोई विशेष कानून बनाना है और ऐसा कानून बनाना है जो भाई हमारे देश के हित में है, तो भले वो राज्य सूची के विषय में हो, लेकिन अगर राज्यसभा ऐसा अपने विशेष बहुमत से पारित करता है कि भाई ये कानून बनना चाहिए, तब भी वो कानून बनेगा। तो ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राज्यसभा के पास होती हैं, लोकसभा के पास नहीं होती हैं। हालांकि लोकसभा जो है इसमें से कुछ शक्तियां लोकसभा के पास ऐसी हैं जो राज्यसभा के पास नहीं होती हैं। जैसे कि भाई धन विधेयक को लाना है अगर, तो धन विधेयक किस में आएगा, ये लोकसभा में ही आएगा। तो ये कुछ अलग शक्तियाँ इनकी भिन्न भिन्न होती हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए बजट से प्रश्न पूछा गया है। तो पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2025 यानी जो 25-26 का जो बजट पेश किया गया है उसमें से सरकार ने निम्नलिखित में से किन दालों पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने की। भाई दाल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खाई जाती है, तो इसके लिए इसमें से जो बजट है केंद्रीय बजट, इसमें प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष में हम दालों को क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करेंगे। तो ये इसमें से कौन कौन सी दाल शामिल है, ये देखिए तुअर, उड़द और मसूर। ठीक है, तुअर मतलब क्या, अरहर है ना, जो अरहर की दाल जो होती है इसको तुअर की दाल कहते हैं। बाकी उड़द की दाल हो गई और मसूर की दाल हो गई। तो ये ज़्यादा उत्पादित करने के लिए 6 वर्षीय कार्यक्रम जो है बनाया गया है। एक चीज़ और देखिए इसमें क्या है कि जो दालें होती हैं, हम भारत में सबसे ज़्यादा दालें उत्पादित करते हैं विश्व में। और मज़े की बात यह है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आयात भी हम ही करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या है कि काफ़ी संख्या जो है वो मतलब कि ऐसे लोग हैं जो सिर्फ साग सब्जी पे जीते हैं, मतलब कि वो मांस नहीं खाते हैं। तो प्रोटीन का स्रोत उनके लिए क्या चाहिए भाई, जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, यही दालें हैं। तो इन दालों को हम उत्पादित तो सबसे ज़्यादा करते हैं विश्व में, लेकिन खपत इतनी ज़्यादा है कि हम क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा आयातित भी विश्व से करते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करती है, इसे कहते हैं अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण क्या होता है कि देखिए एक फोर्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक रस्सी में एक पत्थर बांधें और इसको घुमाएं, तो एक जो बल होगा वो काम करेगा इस केंद्र की ओर जहाँ से आप पकड़े होंगे। ठीक है, अब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि इसमें वॉशिंग मशीन की बात कर रहा है, या फिर जो क्रीम निकालने वाली जो मशीन होती है, तो उसमें क्या होता है कि बाहर की ओर फोर्स लगता है। ठीक है, ऐसा जो फोर्स होता है उसको हम यहाँ पर अपकेंद्रण नाम से जानते हैं। तो ये अपकेंद्रीकरण से हम वॉशिंग मशीन पर यहाँ पर उसके सिद्धांत पर ये काम करती है। इसके साथ साथ जो मक्खन निकालने वाली जो मशीन है, क्रीम निकालने वाली जो मशीन है, वो भी यहाँ पर अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, अगला देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल यानी कि ACC के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI योजना के तहत किस कंपनी को 17 फरवरी 2025 को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 गीगावाट घंटा ACC क्षमता प्रदान की गई। तो इसके देखिए ये करंट पे है, और करंट देखिए कितना ताज़ा करंट है।
ये देखिए 17 फरवरी का पूछ लिया है, ठीक है। तो ये है देखिए रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड को ये क्या है कि ये 10 किलोवाट की एसीसी क्षमता प्रदान की गई है। अगला देखिए, भारत में स्थित तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान? एक ही है जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? ये है फ्रेंड्स मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर। तो मणिपुर में ये केबुल लामजाओ जो है ये उद्यान है। और यहाँ पर देखिए एक क्या है कि एक झील है फ्रेंड्स। तो झील जो है यहाँ पर, इस झील में क्या है कि फुमड़ी पाई जाती हैं। फुमड़ी क्या है? फुमड़ी दरअसल ये होते हैं कि तैरते हुए कुछ इसमें से, जैसे देखिए ये झील है, अब इस झील में कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो इधर पे वनस्पतियाँ हैं और घनी घनी वनस्पतियाँ हैं। इन्हीं वनस्पतियों में फिर यहाँ पर आके मिट्टी और वो जम गई मान लीजिए, और इसी में से पेड़ और तैयार हो गए, ठीक है, ये पेड़ और तैयार हो गए। तो इसी में से ये जो क्या है कि जंतु भी इसी में कभी मतलब आपको दिखाई देंगे और सारा जो है, तो ये तैरता हुआ एक प्रकार से जंगल बन जाता है, ठीक है। तो मणिपुर में जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें से ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें से एक डियर पाया जाता है, एक हिरण पाया जाता है जिसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। तो कभी एग्जाम में अगर ये पूछे कि भाई कि डांसिंग डियर कहाँ, तो मणिपुर में और इसी झील में ये यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका मुख्यालय जो है ये था सैन फ्रांसिस्को। सही है, जो सैन फ्रांसिस्को यानी कि यूएसए। अब देखिए क्या है कि जो गदर पार्टी है इसने गदर आंदोलन एक प्रकार से शुरू किया था। तो ये बात है फ्रेंड्स कितने की? 1913 की, ठीक है। तो 1913 में सोवन सिंह भाकना हो गए, इसके साथ में एक बब्बर करके एक नाम था और एक लाला हरदयाल। तो इन्होंने क्या किया था कि एक गदर पार्टी की स्थापना की थी और इन्होंने गदर नाम का साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। गदर नाम का साप्ताहिक पत्र निकाला और इन्होंने क्या किया कि भाई 1913 का देखिए जो टाइम था यहाँ पे कि भाई यहाँ हमारे भारत में तो आंदोलन चल ही रहा था, तो विदेश से भी सपोर्ट प्राप्त करने के लिए इन्होंने विदेशों में संस्थाएं खोली और वही एक संस्था यहाँ पर गदर पार्टी ये थी। तो ये जो गदर पार्टी बनाई गई थी, इसके बाद देखिए जब ये 1914 से यहाँ पर हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तब भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब तत्परता से काम किया ताकि हमें विदेश में जो जर्मनी जैसे शासक हैं, जर्मनी के जो लोग हैं, यहाँ से अगर सपोर्ट मिल जाए तो हम अंग्रेज़ों को हरा सके, इसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है ये सैन फ्रांसिस्को में अवस्थित था। अगला देखिए, जल्लीकट्टू उत्सव जिसमें बैल को वश में करने की प्रतियोगिता शामिल है, पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए इसमें जो भी रहे होंगे उनमें से जो तमिलनाडु एक ऑप्शन रहा होगा, तो ये तमिलनाडु जो है यहाँ पर जल्लीकट्टू मनाया जाता है। जल्लीकट्टू क्या होता है भाई? ये पोंगल का नाम एक त्यौहार आपने सुना होगा, क्या? पोंगल, ठीक है। तो पोंगल त्यौहार जो है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में और पोंगल के ही टाइम पे ये जल्लीकट्टू होता है। इसमें से एक खूब बहुत सारी भीड़ होती है और यहाँ पर एक बैल होता है, इस बैल को फिर यहाँ पर नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। तो ये एक पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मतलब जो भाई जानवर है, जानवर के लिए मतलब हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाई जा रही है इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आखिरकार बैन भी लगाया था। तो ये सूचनाओं में रहता है। तो जल्लीकट्टू कहाँ से संबंधित है? ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, इसरो द्वारा उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ध्रुवीय कक्षाओं में, ठीक है, तो ध्रुवीय का मतलब क्या है? पोलर। तो PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसका उपयोग किया जाता है ध्रुवीय कक्षाओं में। अगर हमें कोई उपग्रह स्थापित करना है तो वहाँ पर हम PSLV का उपयोग करेंगे। PSLV का उपयोग करके ध्रुवीय कक्षाओं में जो सैटेलाइट्स हैं उनको स्थापित करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को 19वीं सदी के भारत में लड़कियों और निचली जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है? तो देखिए लड़कियों की शिक्षा के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए और साथ साथ में जो निचली जाति के लोग थे इनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए ज्योतिराव फूले जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है फ्रेंड्स। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था ताकि जो लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, अधिक से अधिक जो मतलब स्त्रियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं,
उनका शिक्षा में उत्थान हो सके, शिक्षा में आगे बढ़ सके। इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी और देखिए इनका जो जन्म है 1827 में हुआ था और ये महाराष्ट्र से मतलब संबंधित थे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार भारत का कौन सा है? ये है देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहले राजीव गांधी पुरस्कार के नाम से भी जानते थे, फिर गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भाई सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दिया गया है? तो ये काफ़ी, हालांकि आपको लग रहा होगा कि पुराना है, लेकिन पूछा तो गया है। ठीक है, तो देखिए एक किताब थी जिसका नाम था किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिव धर द्वारा ये यहाँ पर लिखी गई थी। तो इसको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया था, मतलब सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में इसको अपनाया गया है या फिर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? और आशा और साहस की अभिव्यक्ति में उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई में भय एक अक्षम्य विश्वासघात और निराशा एक अक्षम्य पाप है। तो ये किसके लिए कहा गया है? देखिए ये है फ्रेंड्स सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो बहुत ही कह सकते हैं कि महिला थी, जो कि ऐसी सशक्त महिला थी कि जिन्होंने देखिए यहाँ पर 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की इन्होंने मतलब अध्यक्षता भी थी, कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी और इन्होंने स्वतंत्रता में काफ़ी अपना योगदान भी दिया था और इनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है। तो ये सरोजनी नायडू जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं, चर्चा में रही हैं, इसलिए रही होंगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर पूछा भी है। अगला देखिए सवाल पूछा गया है, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सार्वजनिक मामलों के लिए ये श्री ओलान चेरी राजगोपाल को यहाँ पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2024 के पद्म भूषण पुरस्कारों से और ये केरल से संबंधित हैं। ठीक है, केरल से संबंधित हैं, ये दरअसल एमएलए रहे हैं वहाँ पे और ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और केरल से हैं ये। ठीक है, तो इनको यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार 2024 का दिया गया है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो 2024 की थीम जो थी विश्व स्वास्थ्य दिवस की, वो थी क्या? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जाने तो ये मनाया कब जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए अगर 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में क्या इसकी थीम है? 2025 में इसकी थीम है फ्रेंड्स, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। क्या है? स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। इसको अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो आप कहेंगे हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, है ना? हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, यानी कि स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। तो ये है 2025 का यहाँ पर इसका थीम। ठीक है, तो याद रखिएगा और 7 अप्रैल इसका डे है जो इसको यहाँ पर मनाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि ये बार बार अपना जो रास्ता है वो बदल लेती है। अगला देखिए, PMKSYE के तहत प्रति बूंद अधिक फसल योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय या विभाग उत्तरदायी है? तो यहाँ पर देखिए यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना? पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये जो है ये चलाया गया था किसके द्वारा? कृषि एवं किसान मंत्रालय विभाग के द्वारा, कि भाई जो पानी है ना, इसको जितनी वर्षा हो रही है इसको बर्बाद मत करो और क्या करो, इसको सुरक्षित रखो और जो प्रत्येक बूंद है इसको इससे ज़्यादा उपज पैदा करो। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक जो है फ्रेंड्स यहाँ पर के विजय कुमार हैं। तो ये इसके प्रश्न थे जो कि हमने जीएस वाले फ्रेंड्स पूरे हल कर लिए हैं। बाकी सारे और भी सेक्शन जो हैं हम यहाँ पर एक एक करके हल कर देंगे। आप इनको देखिए और इसको तैयार करिए, आगे के लिए रोड मैप तैयार करिए और पढ़ाई करिए अच्छे से। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी करिए। अच्छे ये हैं ही फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो डेटा जो बताया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।